हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं पीपी सर आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को आज एटॉमिक मॉडल पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले जान जाइए कौन कौन से एटॉमिक मॉडल थे। तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल आया, लिख रहा हूँ एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल। तो जो एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला एटॉमिक मॉडल है वो आपका है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। दूसरा है आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो तीसरा है बच्चों, थर्ड है आपका बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। चौथा है सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल। अगला है आपका वेक्टर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, एनसीईआरटी के सिलेबस में जो दिया हुआ है ये 3 दिया हुआ है। 3 इसी 3 के बारे में हमको बढ़िया से जानना है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल और वेक्टर एटॉमिक मॉडल आप लोगों के फिजिक्स में है। ठीक है, फिजिक्स का पार्ट है, वैसे बता दूंगा। ठीक, फिजिक्स में पढ़ना है क्लास 12th में, तो इसके बारे में हम नहीं बाद में बताएंगे, पहले ये तीनों पढ़ेंगे बढ़िया से। तो अभी शुरू करते हैं हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल। हेडिंग डाल लेंगे आप लोग, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्या होता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल? तो सबसे पहले बता रहा हूँ, सबसे पहले थॉमसन सर थे जो एटम के बारे में मॉडल प्रस्तुत किया। उसके पहले थॉमसन सर के पहले डाल्टन सर आए थे। डाल्टन सर ने बताया था कि एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। ये तो एटम को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये तो कहानी थी डाल्टन सर की। और इन्होंने थॉमसन सर ने सन 1900 किस सन में किए थे? इन्हें 1898 में ये मॉडल को रिप्रेजेंट किया था। ठीक, लिख लेंगे इन 1898 proposed a model। समझ लो पहले। इन 1898 में यह मॉडल प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार एटम एक स्फेरिकल पार्ट होता है जिसकी रेडियस 10⁻⁻10 होती है, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस मॉडल को हम वाटरमेलन भी कह सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया था तरबूज में जिस प्रकार बीज धंसे रहते हैं, वाटरमेलन कंसेप्ट है। इन्होंने बताया था तरबूज में जिस प्रकार बीज धंसे रहते हैं उसी तरह इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। और जो तरबूज को काट के खाते होंगे, देखे होंगे, जो तरबूज का रेड वाला जो पार्ट है उसको पॉजिटिव चार्ज कहा गया, और जो तरबूज में बीज होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन इन्होंने कहा। तो इसके बारे में इनका जो अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, पहला पोस्टुलेट इनका है। इनका जो पहला पोस्टुलेट है, एटम इज ए स्फीयर in which positive charge is uniformly distributed। ठीक है, एटम एक स्फीयर जैसा होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं।
ठीक है, अगला लिख लो बाबू, रेडियस ऑफ एन एटम इज 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम, इसकी रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम होती है। और तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉन आर embedded in the sphere। अगला है आपका इट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, समझा रहा हूँ। इन्होंने बताया था, इधर बना दे रहा हूँ, इन्होंने बताया था कि एटम जो एटम जो होता है, एटम इज ए स्फीयर इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब एटम एक स्फीयर जैसा होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और जो एटम की रेडियस होती है 1 एंगस्ट्रॉम होती है। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन द स्फीयर। इट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ लिख लेना नंबर दैट इज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज लिख लेना दैट इज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ठीक। अगला आपका है, इसको नोट किए होंगे आप लोग, शायद नोट कर लिए होंगे। ठीक है, नोट करें आप लोग, फिर अगला बता रहा हूँ, जगह नहीं है। अगला है आपका 5वां, दिस मॉडल is also called काट दीजिए। दिस मॉडल इज नोन एज, लिख लो, नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल मतलब तरबूज मॉडल। ठीक है, वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। इसको हम डायग्राम के द्वारा भी समझाऊंगा, सारे पॉइंट को बताऊंगा कैसे है। देखो बाबू, इन्होंने बताया था कि मान लो एटम जो है स्फीयर जैसा होता है। ये आपका स्फीयर है। ठीक है, ये आपका स्फीयर है और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं एक समान रूप से, मैंने बताया ना, एटम इज ए स्फीयर इन विच पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक, रेडियस ऑफ एन एटम इज 10⁻⁻10 मीटर। तो ये 10⁻⁻10 रेडियस की रेडियस होती है इसकी। इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन द स्फीयर। अच्छा, चलिए मैं इसको बता रहा हूँ। वाटरमेलन मतलब तरबूज जैसा बना रहा हूँ। मान लो ये तरबूज काटा गया है, तरबूज को ऐसे काट के इसको हम ऐसे बना रहा हूँ। इसको तरबूज का ही पार्ट है। इसको अगर लिख लिए होंगे तो देखो, तरबूज में जो ये रेड कलर का है आपका, दिखा रहा हूँ, ये जिसको खाते हैं आप लोग, हम लोग खाते हैं तरबूज, रेड वाला पार्ट है। जो रेड वाला पार्ट है बाबू, इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव। एक बात मैं आप लोगों को और बताऊं, चलिए अभी बता रहा हूं, पहले इसको डायग्राम को बना लूं। चलिए, हो गया।
रेड वाला पार्ट आपका, रेड वाला पार्ट पॉजिटिव चार्ज है, रेड पार्ट पॉजिटिव चार्ज है, रेड पार्ट पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस प्रकार तरबूज में बीज धसे रहते हैं, इन्होंने बताया जिस प्रकार तरबूज में बीज धसे रहते हैं उसी तरह इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, इन्होंने ये बताया। इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे होते हैं जितने पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, 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 ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इसको जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब बराबर होते हैं तो एक दूसरे को मेंटेन किए रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। और तभी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल भी आपका एक्सप्लेन हो रहा था, ये बात एक्सप्लेन हो रही थी, ये बात इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन हो रही थी। इस मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। मैं एक और बात बताना जा रहा हूँ कि न्यूट्रॉन के बारे में बात हो रही थी। न्यूट्रॉन के बारे में बात करें हम तो उस समय न्यूट्रॉन का खोज ही नहीं हुआ था। न्यूट्रॉन 1932 में आया, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कर द्वारा बेरिलियम पर आया उस समय। उसके 35 साल के बाद, 35 साल पहले एक्सपेरिमेंट हो चुका था। उसमें न्यूट्रॉन के बारे में कुछ बात ही नहीं किया गया। बस तो इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं और दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और न्यूट्रल होते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो इतना इनका कहानी थी। अब इनका क्या स्टेबल मॉलिक्यूल, क्या कुछ अच्छाइयाँ थी और क्या बुराइयाँ थी वो मैं बता रहा हूँ। पहले आप लोग इसको नोट करें। तो देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें, इसको प्रोटॉन कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन कहते हैं और जो नेगेटिव चार्ज है इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन हैं, दोनों बराबर हैं, इसलिए एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल इससे प्रूफ हो रहा था। अब आप लोगों को बताएंगे सक्सेस ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। हेडिंग डालेंगे आप लोग, सक्सेस ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। एटॉमिक मॉडल के सक्सेस का कारण क्या था, ठीक है। कहाँ तक ये सही था, ये कहाँ तक सही था और कहाँ तक गलत था, ठीक है। लिखो बाबू, इट एबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, it is able to explain stability of atom of an atom। दूसरा है बाबू, ठीक। it also explain thermionic emission, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो बाद में पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़िया से पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक और एक्सप्लेन, ठीक है। इतना बहुत है। उसके बाद लिख लो ही अवार्डेड बाई, अगला लिख लो इसी में, ही अवार्डेड बाई नोबल प्राइज इन 1906 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ
गैसेस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ गैसेस, वही जो आप लोगों को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बताए थे, E/M रेशियो कल जो हम बताए थे आपको, जो कराए थे, ठीक है। उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया था। बट जो इनका कुछ ड्राबैक था इनकी थ्योरी में। इन्होंने बताया था कि एटम जो होता है स्टेबल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को फॉलो करके स्टेबल हो जाता है। बट इसके बाद एक और मॉडल आया, जो सर रदरफोर्ड सर एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड सर अपना मॉडल लेके आए। जब मॉडल लेके आए तो उनके अनुसार ये मॉडल फ्लॉप हो गया, ठीक है। इतनी कहानी थी आपकी थॉमसन एटॉमिक मॉडल की। अब हेडिंग डालेंगे आप लोग ड्राबैक हेडिंग डालेंगे आप लोग, ठीक है। तब तक नोट करें, ड्राबैक हेडिंग डालें आप लोग, ठीक है। ड्राबैक हेडिंग डालेंगे आप लोग। ड्राबैक ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल का ड्राबैक क्या था? दिस मॉडल इज एबल टू एक्सप्लेन, दिस मॉडल was able to explain neutrality, electrical neutrality लिख लो, electrical neutrality, but failed to explain after the Rutherford alpha scattering experiment, ठीक है। रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब आया, बहुत सारी इसमें कमियां थी, जिसकी वजह से यह नियम फ्लॉप कर गया। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नोट करें इसको आप लोग। तो अब हम देखते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो इस बात को, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, अपने अगल बगल के डिस्टर्बेंस को हटा दीजिएगा, ध्यान से जो भी कहानी सुनाऊंगा सुनिएगा, और कहानी सुन लेंगे तभी याद हो जाएगा। एग्जाम में आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में इसके बारे में लिखने के लिए आएगा, कहानी सुना रहा हूँ, अगल बगल के डिस्टर्बेंस को हटा दीजिएगा, ठीक है। मैं कहानी सुना रहा हूँ, आप लोगों को याद हो जाएगा, सुन लीजिएगा। 2 मिनट की कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को इसके बारे में। सबसे पहले देखो, एग्जाम में अगर आ गया रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट तभी लिख सकते हैं, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इसको भी कर सकते हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम इसको भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन 1911 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ब्रिटिश फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड H. Geiger and E. Mordson performed a historical alpha particle scattering experiment, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एटम, रदरफोर्ड जब आए, कहानी सुन लो, रदरफोर्ड जब आए तो इन्होंने क्या किया, एटम को लिया, उसका पोस्टमार्टम कर डाला, पोस्टमार्टम कर डाला, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या लिया, उन्होंने क्या मटेरियल लिया उन्होंने, एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मटेरियल जो लिए, मटेरियल कौन लिए बाबू? पहला मटेरियल गोल्ड से ही करते हैं, गोल्ड फॉयल। दूसरा है बच्चों रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, लेड बॉक्स ले लो, लेड बॉक्स जिसमें रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखा जाता है, बता रहे हैं अभी, लेड बॉक्स। और तीसरा आप ले सकते हैं रेडियोएक्टिव सब्सटेंस
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिंक सल्फाइड ZnS, इसको फ्लोरेसेंस कहते हैं या फिर फ्लोरोसेंट। ठीक, तो इतना मटेरियल इन्होंने लिया। तो अब देखो कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किस तरह एक्सपेरिमेंट किया। अब आइए उसको हम देखते हैं कैसे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने इतना मटेरियल लिया था, गोल्ड फॉयल, लेड बॉक्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जिंक सल्फाइड या फ्लोरेसेंट। देखो तो मैं बता रहा हूँ, एक चैम्बर बना रहा हूँ, किस तरह रखे थे वो एटम को। एक स्फीयर है, कोई स्फेरिकल कंटेनर लिए हैं, ठीक है, और यहाँ लेड चैम्बर ले लेते हैं, लेड बॉक्स ले लेते हैं आपका। ये लेड बॉक्स है, आप मेरे साथ डायग्राम बनाएं आप लोग। लेड बॉक्स है और इस लेड बॉक्स में इसको कहेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यहाँ इसको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे, इधर लिख देते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जिसमें से अल्फा बीटा गामा रे अपने आप निकलती हों। ये सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें से रेडिएशन अपने आप निकलती हो। ठीक है, आप लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे। जिसमें से अल्फा बीटा पार्टिकल अपने आप निकलता हो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन कौन हो सकते हैं? हाँ, कौन कौन हो सकते हैं? रेडियम हो सकते हैं, रेडियम ले लो, नहीं तो पोलोनियम ले सकते हो, पीरियोडिक टेबल में है। रेडियम ले सकते हैं, नहीं तो पोलोनियम ले सकते हैं। अब इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल को हम बम्बार्डमेंट कराएंगे, अल्फ़ा पार्टिकल को पास कराएंगे यहाँ से। आप इसको थोड़ा बढ़िया बना लो डायग्राम, डबल स्फीयर के अनुसार बना लो, थोड़ा अच्छा रहेगा। समझने के लिए बना लो, अलग अलग किताब में अलग अलग तरह से दिया रहता है। अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप।